महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। आदतें हमारे जीवन का बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा होती हैं। ये लगातार दोहराए जाने वाली ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। फिर भी आदतें हर दिन हमारे चरित्र को व्यक्त करती हैं। हमारी आदतें ही हैं जो दूसरों को प्रभावित और अप्रभावित करने का काम करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। महान शिक्षाविद होरेस मान ने कहा था कि आदतें रस्सी की तरह होती हैं। हम सब इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्दी ही ये इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए तो आदतें तोड़ी जा सकती हैं। आदतों को बदला और बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन ये तुरंत नहीं हो सकता। इसमें जबरदस्त संकल्प और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में लेखक स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि अपोलो 11 की चंद्रमा यात्रा के दौरान चंद्रमा पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के प्रबल गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना पड़ा था। ऊपर उठने के उन शुरुआती कुछ मिनटों में जितनी ऊर्जा लगी उतनी अगले कई दिनों की 5 लाख मील लंबी यात्रा में भी नहीं लगी। ठीक उसी तरह आदतों में भी प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसका या तो ज्यादातर लोगों को पूरी तरह एहसास नहीं होता या फिर वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे अंदर स्वार्थ, लालच, आलस, आलोचना और टालमटोल करना जैसी आदतें इतनी गहराई से अपनी जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए जीवन में छुटपुट परिवर्तन करने से थोड़ी सी इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता है। इनसे ऊपर उठने के लिए जबरदस्त कोशिश की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब हम इस गुरुत्वाकर्षण के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नया रूप ले लेती है। आदतें ज्ञान, योग्यता और इच्छा के मिश्रण से बनती हैं। इनसे ऊपर उठने के लिए जबरदस्त कोशिश की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब हम इस गुरुत्वाकर्षण के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नया रूप ले लेती है। आदतें ज्ञान, योग्यता और इच्छा के मिश्रण से बनती हैं। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे ये ज्ञान हो कि दूसरों के साथ प्रभावकारी संवाद करने के लिए मुझे उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन हो सकता है मुझ में इसकी योग्यता ना हो। मुझे पता ही न हो कि किसी की बात को गहराई से कैसे सुना जाता है, और जब तक मुझ में इसे सुनने की इच्छा ही न हो तब तक ये मेरे जीवन की आदत नहीं बन सकती। आदत डालने के लिए इन 3 आयामों पर मेहनत करने की जरूरत होती है। कई बार ये प्रक्रिया कष्टकारी होती है। इसके पीछे ये इच्छा होनी चाहिए कि आप भावी इच्छाओं के लिए अपनी वर्तमान इच्छाओं को त्याग दें। इस प्रक्रिया से सुख मिलता है जो हमारे अस्तित्व का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है। इस किताब में उल्लेख की गई 7 आदतें इस प्रकार हैं। पहले, प्रोएक्टिव बने। दूसरा, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। तीसरी बात, पहली चीजें पहले रखें। चौथी बात, सिर्फ जीत की सोचें। 5वीं बात, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। 6ठी बात, सिनर्जी यानी तालमेल का प्रयोग करें। और 7वीं और आखिरी आदत, आरी की धार तेज करें, अर्थात खुद में सुधार करें। ये सभी आदतें हमें परिपक्वता सिखाती हैं। ये आदतें हमें पहले निर्भर, फिर आत्मनिर्भर और उसके बाद परस्पर निर्भर होने का पाठ सिखाती हैं। जब हम शिशु के रूप में जीवन की शुरुआत करते हैं तो हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। दूसरे हमें दिशा देते हैं, पालते हैं, सहारा देते हैं। अगर दूसरे हमारा लालन पालन ना करें तो हम सिर्फ कुछ घंटे तक या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक ही जी पाएंगे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते जाते हैं। और आखिर में एक ऐसा समय आता है जब हम पूरी तरह से अपनी देखभाल करने लगते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जैसे जैसे हम विकास करते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, हमें इस बात का उतना ही ज्यादा एहसास होता जाता है कि पूरी प्रकृति परस्पर निर्भर है और एक परस्पर निर्भर पर्यावरण तंत्र प्रकृति को चलाता है, जिसमें समाज भी शामिल है। इस भाग में बस इतना ही। आगे आने वाले भागों में
हम सभी 7 आदतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो हमें बताना मत भूलिएगा कि शुरुआत के 150 वर्षों का सफलता से संबंधित लगभग सारा साहित्य चरित्र को सफलता की नींव मानता था और चरित्र आधारित नीतिशास्त्र अर्थात कैरेक्टर एथिक्स पर केंद्रित था, जिसके अंतर्गत सत्यनिष्ठा, विनम्रता, वफादारी, साहस और धैर्य, निष्पक्षता, परिश्रम एवं सादगी जैसे चारित्रिक गुणों पर जोर दिया गया था। लेकिन बाद के 50 वर्षों में यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र आधारित नीतिशास्त्र से हटकर उस चीज पर केंद्रित हो गया जिसे हम व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र अर्थात पर्सनालिटी एथिक्स कहते हैं। इसमें व्यक्तित्व, सार्वजनिक छवि, नजरिया और व्यवहार को ही सफलता का आधार माना जाने लगा। इस किताब में कुछ हद तक चरित्र को सफलता के एक तत्व के रूप में लिया गया है। तो चलिए इस किताब की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ देर के लिए आप खुद से अलग हटकर खड़े होने की कोशिश करें। अपनी चेतना, अपने विचारों को कमरे के ऊपरी कोने में केंद्रित करके सोचें कि आप उसी ऊपरी कोने में खड़े हैं और वहां खड़े होकर अपने दिमाग की आंख से खुद को ये एपिसोड सुनते हुए देख रहे हैं। क्या आप खुद को उस तरह से देख सकते हैं जैसे आप किसी दूसरे को देखते हैं? अब एक काम और करें, अपनी वर्तमान अवस्था के बारे में सोचें। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? आप अपनी वर्तमान मानसिक अवस्था का वर्णन किस तरह करेंगे? अब एक पल के लिए इस बारे में सोचें कि आपका दिमाग किस तरह काम कर रहा है। क्या ये फुर्तीला और चौकन्ना है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग इस समय 2 भागों में बटा हुआ है? एक तरफ तो आपका दिमाग ये मानसिक अभ्यास कर रहा है, दूसरी तरफ ये मूल्यांकन कर रहा है कि इससे क्या सबक मिलेगा। आपने अभी जो प्रक्रिया की वो करने की योग्यता सिर्फ मनुष्यों में ही होती है, जानवरों में ये योग्यता नहीं होती। हम इसी योग्यता को आत्म जागरूकता या अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता कहते हैं। इसी वजह से मनुष्य दुनिया की समस्त वस्तुओं का स्वामी है और पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण प्रगति करता रहा है। यही वजह है कि हम दूसरों के अनुभवों के साथ साथ अपने अनुभवों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, और इसी वजह से हम नई आदतें डाल सकते हैं और पुरानी आदतें छोड़ सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, हमारे मूड्स भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, हमारे विचार भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। हम सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचते हैं और इसे आत्म जागरूकता कहते हैं। आत्म जागरूकता ही हमें प्राणी जगत से अलग करती है। आत्म जागरूकता हमें अलग खड़े होने में और इस तरीके की जांच करने में भी सक्षम बनाती है जिससे हम खुद को देखते हैं, जिसे हम पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम का अर्थ है किसी चीज को देखने का नजरिया। अब अगर पैराडाइम को समझना हो तो इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने काला चश्मा पहना हुआ है। उस काले चश्मे से आपको दुनिया काली नजर आएगी और किसी अन्य व्यक्ति ने नीला चश्मा पहना है, उस व्यक्ति को दुनिया नीली नजर आएगी। पर सही मायने में दुनिया ना तो काली है और ना ही नीली। दुनिया कई रंगों से मिलकर बनी है। दुनिया का तो अपना अलग ही रंग है। यानी कुल मिलाकर अपने चश्मे से दुनिया देखना ही पैराडाइम है। दरअसल जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम खुद को किस तरह देखते हैं और दूसरों को किस तरह देखते हैं, तब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि दूसरे स्वयं को और अपने संसार को किस तरह देखते हैं तथा अनुभव करते हैं। ये ज्ञान ना होने से हम उनके व्यवहार का विश्लेषण करते समय उन पर अपने इरादे थोप देते हैं और इसके बावजूद हम खुद को निष्पक्ष समझने लगते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत क्षमता और दूसरों से जुड़ने की हमारी योग्यता को बहुत सीमित कर देता है। लेकिन आत्म जागरूकता की बदौलत हम अपने पैराडाइम्स की जांच कर सकते हैं। हम ये तय करने के लिए उनकी जांच कर सकते हैं कि वे वास्तविकता या सिद्धांतों पर आधारित हैं या फिर वे किसी परिस्थितियों का परिणाम हैं। अक्सर आपने लोगों को आपसे ये कहते सुना होगा, तुम कभी वक्त पर क्यों नहीं आते हो? तुम बिल्कुल घोड़े की तरह खाते हो। यार तुम्हें तो हीरो होना चाहिए था। ये बहुत आसान है, फिर भी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा?
अगर आप इसको सीधे सीधे तरीके से देखें तो आपको लगेगा कि ये लोगों का ऑब्जर्वेशन है आपके लिए, लेकिन अगर सही मायने में इसे समझा जाए तो ये एक सामाजिक पैराडाइम है। सामाजिक पैराडाइम बताता है कि हम काफी हद तक कंडीशनिंग और परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। हालांकि हम कंडीशनिंग को अपने जीवन की प्रबल शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु अगर हम कहें कि हम सिर्फ इसी के द्वारा निर्धारित होते हैं और हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो हमारा सामाजिक पैराडाइम समझने का नक्शा पूरी तरह अलग होगा। इस सामाजिक पैराडाइम को समझने की 3 सबसे लोकप्रिय अवधारणाएं हैं जो अलग अलग या सामूहिक रूप से मानव स्वभाव की व्याख्या करती हैं। पहला आनुवांशिक नियतिवाद यानी जेनेटिक डिटर्मिनिज्म है। आनुवांशिक नियतिवाद कहता है कि आपके बाप दादाओं के कारण आप इस तरह के हैं, इसीलिए आपका स्वभाव ऐसा है। आपके परदादा या दादा का गुस्सा तेज था और ये आपके भी डीएनए में आ गया, इसीलिए आप भी गुस्सैल प्रवृत्ति के हो गए और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसीलिए आपको भी विरासत में मिल गया है। दूसरा आता है मानसिक नियतिवाद यानी साइकिक डिटर्मिनिज्म। मानसिक नियतिवाद कहता है कि आपके माता पिता के कारण आप इस तरह के हैं। आपके पालन पोषण और बचपन के अनुभवों ने आपकी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों और चारित्रिक संरचना को आकार दिया है, इसलिए आप किसी समूह के सामने खड़े होने में डरते हैं। आपके माता पिता ने आपको इस तरीके से पाला है, आपकी परवरिश की है कि अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अपराध बोध होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने दिल की गहराई में वो भावनात्मक प्रोग्रामिंग याद है जब आप बहुत असुरक्षित, कोमल और निर्भर थे। आपको वो भावनात्मक दंड, अस्वीकृति तथा जब आपने अपेक्षा के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था तब दूसरों के साथ की गई तुलना याद रहती है। तीसरा और अंतिम है परिवेशीय नियतिवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। परिवेशीय नियतिवाद कहता है कि आप अपने आसपास के परिवेश के कारण ऐसे हैं, यानी अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार के कारण, अपने बॉस के कारण, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण या फिर राष्ट्रीय नीतियों के कारण। आपके परिवेश में मौजूद कोई व्यक्ति या वस्तु आपकी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। मूलभूत विचार यह है कि हमारी कंडीशनिंग इस तरह हुई है कि हम किसी विशिष्ट घटना पर एक विशिष्ट तरीके से ही प्रतिक्रिया करते हैं, यानी हम दूसरे के चश्मे को लेकर उस चश्मे को पहनकर पूरी दुनिया को देखते हैं और उसी चश्मे के आधार पर लोगों का आकलन करते हैं। तो बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस एपिसोड की चर्चा को शुरू करते हैं विक्टर फ्रैंकल की कहानी के साथ। विक्टर फ्रैंकल एक नियतिवादी यानी डिटर्मिनेंट थे। वे फ्रॉइड की मनोवैज्ञानिक परंपरा के समर्थक थे, जिसके अनुसार आपके साथ बचपन में जो भी होता है उसी से आपका चरित्र और व्यक्तित्व बनता है। यही मूल रूप से आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। आपके जीवन की सीमाएं और दायरे पहले से ही तय हो चुके हैं और बुनियादी तौर पर आप इस बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। विक्टर फ्रैंकल को नाजी मृत्यु शिविरों में कैद करके रखा गया था, जहां उन्हें अमानवीय यातना का शिकार होना पड़ा। उन्हें दी गई यातनाएं इतनी पीड़ादायक थीं कि हम उनकी बात करते समय भी कांप उठते हैं। फ्रैंकल को ये तक नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले पल क्या होने वाला है। उन्हें गैस की भट्टी में झोंककर मार दिया जाएगा या फिर वो उन लोगों में से होंगे जो दूसरों की लाशों को हटाएंगे। एक दिन एक छोटे से कमरे में वे अकेले निर्वस्त्र बैठे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें अंतिम मानवीय स्वतंत्रता यानी लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम का बोध हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि एक मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसके मन की स्वतंत्रता को नहीं। फ्रैंकल का शरीर भले ही कैद था, लेकिन उनका मन स्वतंत्र था। वे मन से खुद को स्वतंत्र समझते थे। इसी कल्पना का प्रयोग करके उन्होंने खुद को भिन्न परिस्थितियों में देखा। उन्होंने कल्पना की कि मृत्यु शिविरों से मुक्त होने के बाद वे अपने विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान दे रहे हैं। वे अपने मस्तिष्क की आंख से खुद को क्लासरूम में देख रहे थे और उस काल्पनिक व्याख्यान में वे अपने विद्यार्थी को वही सबक सिखा रहे थे जो वो उस समय घोर यातना के दौरान सीख रहे थे, अंतिम मानवीय स्वतंत्रता का सबक। विक्टर ने अत्यंत अपमानजनक परिस्थितियों में भी
आत्म जागरूकता की अपनी मानवीय प्रतिभा का प्रयोग करते हुए मानव स्वभाव के बारे में एक मूलभूत सिद्धांत खोजा। उस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन, जिसे अंग्रेजी में स्टिमुलस कहते हैं, यानी किसी कार्य के बाद होने वाला प्रभाव और प्रतिक्रिया के बीच मनुष्य के पास प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता में वे प्रतिभाएं शामिल हैं जो हमें अनूठे रूप से मानवीय बनाती हैं। आत्म जागरूकता के अलावा हमारे पास कल्पना है। हमारा मस्तिष्क अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे जाकर कल्पना लोक में विचरण करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त हमारे पास विवेक है। हमारे अंदर सही और गलत का बोध होता है। हमारा विवेक हमें बताता है कि हमारे विचार और कार्य किस हद तक किन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। हमारे पास आत्मनिर्भर इच्छा है। हमारे अंदर बाकी सभी प्रभावों से मुक्त होकर अपनी आत्म जागरूकता के आधार पर कार्य करने की योग्यता है। सबसे बुद्धिमान जानवरों के पास भी इनमें से कोई प्रतिभा नहीं होती है। कंप्यूटर की शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहा जाए तो उनकी प्रोग्रामिंग सहज प्रवृत्तियों या प्रशिक्षण द्वारा होती है। जानवरों को जिम्मेदार होने का प्रशिक्षण तो दिया जा सकता है, लेकिन वो प्रशिक्षण की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दूसरे शब्दों में, वो खुद को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। वो इसके बारे में जागरूक भी नहीं होते हैं। लेकिन अपनी अनूठी मानवीय प्रतिभाओं की बदौलत हम मनुष्य ऐसे नए प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हमारी सहज प्रवृत्तियों और प्रशिक्षण से पूरी तरह अलग हों। और यही वजह है कि हमारी क्षमता असीमित होती है। हम इन प्रतिभाओं का जितना अभ्यास करेंगे और इन्हें जितना विकसित करेंगे, हमें अपनी अनूठी मानवीय क्षमता की खोज करने में उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी। मानव स्वभाव के मूलभूत सिद्धांत की खोज के दौरान फ्रैंकल ने प्रोएक्टिव आदत को विकसित करना शुरू कर दिया था, जो किसी भी तरह के परिवेश में अति प्रभावकारी व्यक्ति की यानी हाईली इफेक्टिव पर्सन की सबसे पहली और मूलभूत आदत है। चलिए अब समझते हैं प्रोएक्टिव होना या प्रोएक्टिविटी क्या है। प्रोएक्टिविटी अब मैनेजमेंट की किताबों में आम शब्द बन गया है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्यों के रूप में हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियों का नहीं बल्कि हमारे निर्णय का परिणाम है। हम भावनाओं को जीवन मूल्य के अधीन रख सकते हैं। यदि हम अंग्रेजी शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो हमें रिस्पॉन्स और एबिलिटी का जोड़ मिलेगा, यानी प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता। प्रोएक्टिव व्यक्ति इसे बखूबी पहचानते हैं। वो अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते। वैसे हम सब स्वभाव से प्रोएक्टिव हैं। इसीलिए अगर हमारा जीवन कंडीशनिंग तथा परिस्थितियों द्वारा संचालित है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सोच विचार के या बिना सोचे इन चीजों को हमें नियंत्रित करने की शक्ति दे दी है। इस तरह का चुनाव करते समय हम रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति अक्सर अपने भौतिक परिवेश यानी फिजिकल एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वो भी अच्छा महसूस करते हैं। अगर मौसम अच्छा नहीं है तो उससे उनके नजरिए और कार्यशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम अपने साथ लेकर चलता है। चाहे बारिश हो या धूप, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीवन मूल्यों से संचालित होता है और अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य करना उसका जीवन मूल्य है तो वो इस बात से प्रभावित नहीं होता कि मौसम उसके अनुकूल है या नहीं। रिएक्टिव व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक मौसम से भी प्रभावित होता है। जब लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो अच्छा महसूस करता है। जब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वो सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी भावनाओं, परिस्थितियों, स्थितियों और परिवेश से संचालित होता है। जैसे एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है कि आपकी सहमति के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। गांधी जी के शब्दों में कहें तो अगर हम अपना आत्मसम्मान ना छोड़ें तो कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। हमारे साथ जो होता है वो हमें इतना दुख नहीं पहुंचाता जितना कि उस पर दी गई हमारी प्रतिक्रिया पहुंचाती है। जाहिर है घटनाएं हमें शारीरिक, आर्थिक रूप से दुख पहुंचा सकती हैं और हमारे जीवन को कष्टकारी बना सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे हमारे चरित्र या पहचान को जरा भी चोट पहुंचे। हम अपने समाज में ज्यादातर रिएक्टिव व्यक्तियों का सामना करते हैं और उन्हीं रिएक्टिव व्यक्तियों के समाज में घुल मिलकर कहीं न कहीं खुद को भी रिएक्टिव ही पाते हैं। अक्सर रिएक्टिव व्यक्तियों के कथन में नकारात्मकता झलकती है, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, मैं इसी तरह का हूं। वो मुझे गुस्सा दिला देता है, काश मैं कर पाता।
वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति के शब्दों के चुनाव में सकारात्मकता का बोध होता है, जैसे मैं ये जरूर करूंगा, मुझे अपने में बदलाव लाना है, मुझे खुद पर काबू करना चाहिए था, मुझसे जरूर होगा। भावनात्मक रूप से इसे स्वीकार करना बहुत कठिन है, खासकर तब जब हम वर्षों से अपने दुखों के लिए परिस्थितियों या किसी दूसरे के व्यवहार को दोष देते आए हों। परंतु जब तक कोई व्यक्ति गहराई और ईमानदारी से ये नहीं कहता है कि मैं आज जो कुछ हूं उन चुनावों के कारण हूं जो मैंने कल किए थे, मैं आज इस परिस्थिति में खड़ा हूं अपने निर्णयों की वजह से, तब तक वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगा। इससे तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष देने के बजाय खुद का मूल्यांकन करें और खुद को सुधारने का प्रयास करें। अच्छा दोस्तों, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मिलते हैं पार्ट 2 में।